नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं स्क्वायर रूट एकेडमी में। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में देखा कि हमारे पास अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। दिस इज नथिंग बट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन m इक्वेशंस एंड n वेरिएबल्स। उसके बाद फिर हमने देखा था कि हमारे पास अगर कोई दो इक्वेशंस हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं और हमें ये सोल्यूशन मिल गया था। लेकिन ये चीज़ हमने इसी तरीके से क्यों करी? अपने बच्चा क्लास मतलब छोटी क्लास से भी हम यही चीज़ करते आ रहे हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्यों हम हमेशा ऐसा ही करते आ रहे हैं? तो चलो देखने का कोशिश करते हैं कि हमेशा ही हम ऐसा क्यों करते आ रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम कोई सपोज मैं एफ फील्ड पे काम कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए लेट C1 C2 इसी तरीके से हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर m CM स्केलर्स जो है मैंने फील्ड से ले लिए। अब क्या कर रहा हूँ, इन फील्ड से लिए हुए स्केलर्स की हेल्प से इस तरीके की या सिस्टम ऑफ स्टार वन में जो है जितनी भी इक्वेशंस दे रखी हैं उन सभी इक्वेशंस का मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लेना चाह रहा हूँ। C1 टाइम्स पहली इक्वेशन प्लस C2 टाइम्स दूसरी इक्वेशन, C3 टाइम्स इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन एंड CM टाइम्स mth इक्वेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन एक बार लेने की कोशिश करते हैं तो हमें देखते हैं क्या मिलेगा। C1 टाइम्स पहली इक्वेशन क्या मिलेगी, A11 x1 प्लस A12 x2 एंड सो ऑन A1n xn प्लस इसी तरीके से C2 टाइम्स दूसरी इक्वेशन एंड सो ऑन प्लस CM टाइम्स लास्ट इक्वेशन AM1 x1 प्लस AM2 x2 एंड सो ऑन AMn xn इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको क्या मिलेगा, C1 टाइम्स B1 प्लस C2 टाइम्स B2 एंड सो ऑन CM टाइम्स BM। ये चीज आपको मिल जाएगी। इस सपोज इसको थोड़ी देर के लिए मैं डबल स्टार बोल रहा हूं। तो अब यहां पर एक चीज देखो, अगर इस इक्वेशन को हम बहुत अच्छे तरीके से देखें, इफ वी लुक दिस इक्वेशन वेरी केयरफुली, देन व्हाट वी विल गेट हियर, इफ x सपोज x इज इक्वल टू दिस x1 x2 xn, अगर हम यहाँ पर देखें कि x1 x2 xn ये टपल अगर इस स्टार इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या है कि x1 ये a टाइम्स x1 x2 यहाँ पर रखें तो हमें हर इक्वेशन को क्या होना चाहिए, b1 मिल जाना चाहिए, b2 मिल जाना चाहिए, bm मिल जाना चाहिए। मतलब इस x वेक्टर की हेल्प से मतलब कि हर इक्वेशन में हम राइट हैंड साइड वेक्टर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। यही तो मतलब होता है ना कि कोई इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब यही है ना कि वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या है कि अगर वो वेक्टर हम उस इक्वेशन में रखते हैं, वो टपल उस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें राइट हैंड साइड मिल जाती है। तो अब देखो कि सपोज थोड़ी देर के लिए जो x है ये इस स्टार सिस्टम का सोल्यूशन है। अगर इसका सोल्यूशन है तो वो x इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन है। कैसे कि अगर a1 टाइम्स x1 टाइम्स इज इक्वल टू ये क्या मिल रहा है आपको, b1, सो c1 इंटू b1 देखो राइट हैंड साइड, इसी तरीके से C2 टाइम्स B2, इसी तरीके से CM टाइम्स ये चीज किसके बराबर है, BM CM टाइम्स BM। तो हमें पता क्या चला यहाँ से कि इस स्टार इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन होगा वो इस लीनियर कॉम्बिनेशन से बनी हुई इक्वेशन का भी सोल्यूशन होगा। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि स्टार इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन यहां से आप उठाओ, x y z कोई भी सोल्यूशन अगर है यहाँ का तो वो सोल्यूशन इस लीनियर कॉम्बिनेशन से बनी हुई इक्वेशन का भी सोल्यूशन होगा ही होगा। आप देख सकते हो, मीन्स व्हाट आई वांट टू से, एवरी solution of star is also a solution of double star. You can cross verify. तो अब यहाँ पर देखो इस चीज की वजह से हम क्या बोल पा रहे हैं, यहाँ पर देखो कि हमने इस तरीके से क्यों करा था। हमने क्या करा कि पहली इक्वेशन का दूसरी इक्वेशन का 2 टाइम्स, मतलब ये क्या है, एक स्केलर लिया C1 टाइम्स दूसरी इक्वेशन प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 टाइम्स पहली इक्वेशन, तब यहाँ पर एक हमें रिजल्ट मिला। यहाँ पर क्या करा कि 3 टाइम्स फिर से C1 टाइम्स पहली इक्वेशन प्लस
दूसरी इक्वेशन 1 टाइम्स और उनको ऐड करा, तो ये चीज ले क्या रहे थे हम, ये क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो था। क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन। फील्ड स्केलर्स कहाँ से आ रहे थे, फील्ड से, फील्ड हमारी वहां पर रियल नंबर थी, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन थे। तो वही चीज यहाँ से पता चला कि एवरी सोल्यूशन ऑफ स्टार इज आल्सो सोल्यूशन ऑफ डबल स्टार, इस इक्वेशन का। तो यहाँ से जो भी सॉल्यूशंस मिलेंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे, ओरिजिनल इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल गया था। सो दिस इज द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड द एलिमिनेशन प्रोसेस आल्सो। दिस इज द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड द एलिमिनेशन प्रोसेस आल्सो। सो अब हम एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि हमें क्या पता चला कि हमारे पास अगर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है और दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन कॉमन हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, बशर्ते दूसरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन की हर इक्वेशन पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सके। तो चलो एक बार और अच्छे से इसको देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। एक दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं मैं। सपोज एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाता हूं फिर से मैं इस तरीके से कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है मेरे पास, t11 टाइम्स x1, t12 टाइम्स x2 एंड सो ऑन t1n टाइम्स xn, सम राइट हैंड साइड वेक्टर सपोज z1, ओके, t टाइम्स 21 टाइम्स x1 प्लस t टाइम्स 22 x2 and so on, t of 2n times xn is equal to z2 and so on, t of some k, okay, some k times 1 x1, k times 2 x2 plus t of k n times xn is equal to some zk। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाया कितने वेरिएबल्स, n वेरिएबल्स 1 to k इक्वेशंस में। और सपोज मैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को डबल स्टार नाम दे रहा हूँ, डबल स्टार थोड़ी देर के लिए। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की एक खास बात क्या है कि मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ इन विच एवरी इक्वेशन मतलब पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन या फिर kth इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, एवरी इक्वेशन इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशंस इन स्टार। मतलब यहाँ की हर इक्वेशन, पहली ले लें दूसरी ले लें, कोई भी इक्वेशन उठाओगे वो लीनियर कॉम्बिनेशन किसका है, इन इक्वेशंस का। दूसरी इक्वेशन उठाई वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन किसका है, इन इक्वेशंस का। तो हम यहां से क्लेम कर सकते हैं क्या कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ स्टार विल आल्सो बी अ सॉल्यूशन ऑफ डबल स्टार। जैसा कि अभी हमने अब देखा था कि जब लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था तो वहां पे हमें मिल रहा था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज अब हो सकती है ऐसी कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हो जो जिनमें से कुछ सॉल्यूशंस इसके भी सॉल्यूशंस हों, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी केस हो सकता है कि यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हों जो कि इसके सॉल्यूशंस नहीं हैं। यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं डबल स्टार के जो कि स्टार इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि यहाँ का भी हर सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन हो जाए तो आपको करना क्या होगा, आपको इस तरीके से सिस्टम बनाना होगा कि यहाँ की हर इक्वेशन भी इन इक्वेशंस का क्या होना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तब हम बोल पाएंगे कि जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा, या फिर जो इसका सॉल्यूशन होगा वो ही इसका सॉल्यूशन होगा। अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अगर आपके पास हैं और दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अगर सेम सॉल्यूशन रख रहे हैं तो वो केवल और केवल तभी रखेंगे जब यहाँ की हर इक्वेशन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी हो और यहाँ की हर इक्वेशन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी हो। ये चीज क्या करती है
दिस लीड्स टू द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम। दिस लीड्स टू द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम। मतलब अगर ऐसा हो जाता है कि हमारे पास दो सिस्टम इस तरीके से हैं जिसमें कि पहले सिस्टम की हर इक्वेशन दूसरे सिस्टम के लीनियर कॉम्बिनेशंस की इक्वेशन में लिखा हुआ है और ये दूसरे सिस्टम की हर इक्वेशन पहले सिस्टम के इक्वेशंस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी हुई है, तो दोनों सिस्टम को इक्विवेलेंट सिस्टम बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? इक्विवेलेंट सिस्टम, इक्विवेलेंट सिस्टम क्या बोल सकते हो आप कि टू लीनियर सिस्टम्स, टू लीनियर सिस्टम are said to be equivalent if each equation in each system, if each equation in each system is a linear combination of equations in other system। वही बात मैंने लिख दी जो मैंने बात बोली कि दो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इक्विवेलेंट सिस्टम तब बोले जाएंगे जब दोनों सिस्टम में हर इक्वेशंस एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी हो, तब आप क्या बोल पाओगे? दोनों सिस्टम क्या है? इक्विवेलेंट सिस्टम है। अच्छा, एक बार देखते हैं कि इक्विवेलेंट सिस्टम कैसे होते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से हम देखना चाहेंगे कि कैसे इक्विवेलेंट सिस्टम हम प्राप्त कर सकते हैं कि कोई इक्विवेलेंट सिस्टम कैसे बोल सकते हैं कि दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं और दोनों इक्विवेलेंट है। तो हम बस क्या करेंगे, यही ट्राई करके देखेंगे पहले कि दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अगर सब हर इक्वेशन एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती है तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सिस्टम हो जाएगा। तो देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। ये हमारे पास पहला सिस्टम दे रखा है x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, 2 टाइम्स x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। ये पहला सिस्टम है। और एक दूसरा सिस्टम है 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरा सिस्टम है। x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ से देखते हैं। अब मैंने पढ़ा अभी कि ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के इक्विवेलेंट तब बोले जाएंगे जब यहाँ की हर एक इक्वेशन इन इक्वेशंस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जाए और यहाँ की हर एक इक्वेशन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जाए, तब हम क्या बोल पाएंगे? दोनों सिस्टम क्या है? इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को पकड़ते हैं और देखते हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। सो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू, सपोज कोई कांस्टेंट c1, 3x1 प्लस x2 प्लस सम c2 टाइम्स x1 प्लस x2। अब क्या है? कोफिशिएंट्स को आपको इक्वेट करना है और यहाँ से आपको c1 c2 की वैल्यू मिल जाएगी। c1 आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, 1 मिलेगा और c2 जो है शायद -2 मिलेगा। आप एक बार चेक कर सकते हो। तो यहाँ से हमने एक देखा, इसी तरीके से हम क्या देखेंगे? दूसरी इक्वेशन को भी क्या करेंगे? यहाँ से पहले वाले इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, अब जस्ट रिवर्स पार्ट। रिवर्स पार्ट में क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को लेंगे 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू सम c1 टाइम्स और d1 टाइम्स x1 माइनस x2 प्लस d2 टाइम्स 2x1 प्लस x2। और इसी तरीके से इस वाली इक्वेशन को भी इन वाली इक्वेशंस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। और अगर हर बार आप c1 और c2 की वैल्यू यूनिकली डिटरमाइंड कर पा रहे हो तो आप बोल पाओगे कि यहाँ की हर इक्वेशन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती है और यहाँ की हर एक इक्वेशन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती है। तब आप बोल पाओगे कि दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है? इक्विवेलेंट है।
अच्छा, यहाँ तक तो बात बहुत अच्छी थी कि हमने देखा कि दो सिस्टम अगर इक्विवेलेंट हमें देखने हैं तो हम ये प्रोसेस कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि दो सिस्टम इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, अब हम दो दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्यों डील कर रहे हैं? एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ही सॉल्व करना बड़ा मुश्किल था, अब दो दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्यों डील कर रहे हैं? तो पहली चीज आप देखो कि मैंने एक चीज इसमें ऐड करी है कि दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट होने का मतलब दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सेम सोल्यूशन रखेंगे। अगर दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेम सोल्यूशन रखेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए बोले तो लाभदायक बात क्या है कि किसी अगर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन हमें पता चल गया तो वही दूसरे वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो चलो देखते हैं, एक बार देखते हैं। इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या फायदा हुआ अगर दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट है तो हमें क्या फायदा हो जाएगा। तो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस तरीके से है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। दूसरा है हमारे पास x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0। और तीसरा हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस तरीके से है कि x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। फिर है y प्लस जेड इक्वल टू 0 और ये है z इक्वल टू 0। ये पहला सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और ये दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। और सपोज मेरे कहने से आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं बता रहा हूँ ये दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्विवेलेंट है। आगे चल के मैं प्रूव भी कर दूंगा कि दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्विवेलेंट। अभी के लिए आप मान के चलो कि दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इक्विवेलेंट है। अगर ये इक्विवेलेंट है तो इनके पास मेन चीज क्या है? हमें हमारे लिए क्या मिल गया कि इनके पास क्या है? कॉमन सोल्यूशन है। कॉमन सोल्यूशन है और सेम सोल्यूशन है। सेम सोल्यूशन होगा, जो सोल्यूशन यहाँ पर होगा वही सोल्यूशन यहाँ पर होगा, जो सोल्यूशन यहाँ पर होगा वही सोल्यूशन यहाँ पर होगा। तो अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि अगर हमसे बोला जाए कि सोल्यूशन निकालो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, तो हमें पता है कि दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है? इक्विवेलेंट है। तो आप क्या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से सोल्यूशन निकालने जाओगे? नहीं, क्योंकि हमें ये देखने में ही थोड़ा टफ लग रहा है और हमें पता है कि ये थोड़ा टाइम कॉस्टली हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि इससे सिस्टम का सोल्यूशन निकालेंगे और हमें पता है कि दोनों का सोल्यूशन सेम है, तो जो सोल्यूशन यहाँ पर आएगा वही सोल्यूशन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप देखो, इससे देखते ही पता चल रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। पहले नंबर में ही पता चल गया आपको कि z की वैल्यू क्या है? 0। z की वैल्यू 0 मिलते हैं आपको क्या मिल गया? y की वैल्यू 0। और y और z की वैल्यू 0 मिलते हैं आपको क्या मिल गया? x की वैल्यू 0। तो आपको सोल्यूशन क्या मिल गया? x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, जो कि इसका भी सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये मेन टारगेट था कि इक्विवेलेंट सिस्टम हमें क्यों पढ़ना है। इक्विवेलेंट सिस्टम पढ़ने का मेन टारगेट यही था कि हमारे पास अगर कोई टफ या थोड़ा हार्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है तो उसको अगर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें कि उसके करस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंट सिस्टम ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हमें वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, उस इजी वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशन की हेल्प से जो कि उसके इक्विवेलेंट होगा सोल्यूशन निकाल के और उसका सोल्यूशन भी वही मिल जाएगा आपको। तो ये मेन टारगेट था। अब फिर से एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि कैसे हमारे पास अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है तो हम कैसे उसके करस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस निकालेंगे जो कि साथ साथ वो इजी भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया हुआ उससे इजी भी होना चाहिए। तो ये चीज हम मे भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं जो कि इक्विवेलेंट दोनों होंगे, और फिर दूसरे वाले ट्रांसफॉर्म्ड सिस्टम की हेल्प से हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे ये हम मे भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम कुछ चीजें और देखना चाहेंगे जैसे कि मैट्रिसेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस एक बार फिर से बताता हूँ। मैट्रिसेस जनरली सभी लोग जानते हैं कि मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो हमने कल ही देखा था कि ये स्टार इक्वेशन जो है, इस स्टार इक्वेशन को हम थोड़ी देर के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं।
ए एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेक्टर बी। थोड़ी देर के लिए हम मान के चलो कि हम ऐसे लिख पा रहे हैं, ओके, वेयर ए इज नथिंग बट द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट a11 a12 and so on a1n a21 a22 and so on a2n, like that am1 am2 and so on amn। ये मिल गया। x वेक्टर क्या है, एक कॉलम वेक्टर है, क्या है x1 x2 and so on xn n वेरिएबल, एंड b वेक्टर, ये भी एक कॉलम वेक्टर है, क्या b1 b2 एंड सो ऑन bn। अच्छा, तो यहां पर a जो है हमारी, a इज नथिंग बट द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। तो ये हमें पता चल गया। जनरली सभी लोग यही जानते हैं, मैं भी यही जानता हूं कि कोई भी मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखा जा सकता है, या किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जाता है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, ये मैट्रिक्स है, लेकिन अगर मैंने कल जो पढ़ा एक बुक से, लीनियर अलजेब्रा हॉफमैन कुंज बुक से पढ़ा, तो उस बुक में ये बताया कि ये जो A है, जिसे आप A बोल रहे हो, मैट्रिक्स, A इज नॉट अ 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 मैट्रिक्स, बट it is a representation of a matrix, but it is a representation of a matrix। मतलब A जो हम अभी तक इतने दिन से पढ़ते आ रहे थे, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स नहीं है, वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है। फिर क्वेश्चन आता है कि तो फिर मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स क्या है उसकी भी डेफिनेशन मैं बताना चाहूंगा कि मैट्रिक्स जो है, ए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की कोई भी मैट्रिक्स है, इट इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन a फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स, पेयर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स लाइक i comma j, ij belongs to integers, more precisely I can say positive integers। Matrix is nothing but it is a function from pair of integers, more precisely positive integers, into a field f, where f is a field of scalars। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन फ्रॉम अ पेयर ऑफ इंटीजर्स इनटू अ फील्ड। अब अगर ये फंक्शन है इनटू अ फील्ड, तो इसके जो मैट्रिक्स की एंट्रीज होंगी, मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, इस तरीके से कुछ होंगी, ए आई जे, वो कहां से होंगी, फील्ड से होंगी। इसका मतलब वो क्या होंगे, स्केलर्स होंगे। तो उन स्केलर्स को एक बहुत ही, बोले तो मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म में रखने के लिए या याद रखने के लिए एक रेक्टेंगुलर एरे का इस्तेमाल किया गया कि इस रेक्टेंगुलर एरे में हम इनको प्रदर्शित कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, तो उसमें रखा गया। तो इसीलिए इस रेक्टेंगुलर एरे को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ना कि मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन फ्रॉम पेयर ऑफ इंटीजर्स इनटू अ फील्ड, and this rectangular array is called representation of a matrix। तो ये चीज काफी अच्छी चीज हमें पता चली। तो यहाँ पर हमें पता चला कि इतना दिन से हम ये पढ़ रहे थे कि इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, तो हमें पता चला ये मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है। और जो मैट्रिक्स होता है वो एक फंक्शन होता है। और इस चीज को आप और अच्छे से अगर देखना चाहते हो
तो जब मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पर हम बहुत अच्छे से डील करेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, उस टाइम पर हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उस समय मैं और अच्छे से इस चीज को रिलेट कर पाऊंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीजें देखेंगे, जैसे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से हम किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को उसके रो इक्विवेलेंट सिस्टम तक ले जाते हैं, सारी चीजें हम देखेंगे। तो ठीक है, अगर आपको ये चीज में लगता है कि कोई डाउट है तो लीनियर अलजेब्रा की बुक हॉफमैन-कुंज पेज नंबर 6 पे आप इस चीज को पढ़ भी सकते हो कि जिसको हम इतना दिनों से मैट्रिक्स कर रहे थे, वो मैट्रिक्स नहीं है, वो की रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है। कई बार होता है कि जब नाम बहुत बड़ा होता है तो हमें छोटा नाम याद करा दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, छोटे नाम को ही ध्यान में रखते हैं। लेकिन ऐसा हो जाता है कि छोटे नाम को ध्यान में रखते हुए उसका रियल नाम ही भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ, हमें इसका रियल नाम बताया ही नहीं गया कि इसका रियल नाम क्या है। तो आप प्लीज लीनियर अलजेब्रा में पेज नंबर 6 पर आप इस बुक को पढ़ के देखना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।